ये स्टूडेंट्स नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का। आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पूरी तरीके से आना चाहिए डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आप लिमिट पुट करोगे और डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आता है कि इसके अंदर आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के मेथड से सॉल्व कर लाओ डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। जेई एडवांस तो बिल्कुल भी नहीं पूछता ऐसा क्वेश्चन, जेई मेंस में भी नहीं आता, बल्कि जेई मेंस में भी नहीं आता, दोस्ती क्यों करें। अगर उससे करने जाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, अटक जाओगे, और प्रॉपर्टी से आसानी से हो जाता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन एकदम ही अलग चैप्टर है, बस इसके अंदर बेसिक आना चाहिए। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन सारी चीजें थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की। ठीक है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत डीप में आए तो डेफिनेट इंटीग्रेशन भी आ जाए, ये जरूरी नहीं है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन लेकिन थोड़ा सा तो आना चाहिए, कुछ तो करना ही पड़ेगा इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके लिए मैं बात कहना चाहूंगा कि भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईआईटी के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक इसी चैप्टर से आए हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से। ठीक है, 41 ईयर्स में शायद 160 क्वेश्चंस या 170 160 से 170 के बीच में आ चुके हैं नियरली, और वो एरिया मिला के है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के तो काफी ज्यादा क्वेश्चन आ गए, और अगर एरिया को मिला लें तो और ज्यादा 100 क्वेश्चन और लगा लो। ठीक है, एरिया भी इस पे बेस्ड ही होता है, तो क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। मुश्किल इतना ज्यादा नहीं होता है, अगर इसको दूसरे चैप्टर के साथ मिला के दिया जाए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डेफिनेट इंटीग्रेशन का मिला के क्वेश्चन दिया, जो कि हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक आध देख लिए थे। ठीक है, वैसा अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरफ से आया तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन। बाकी तो प्रॉपर्टी बेस्ड अगर क्वेश्चन आ गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में मैं एक बात कर देता हूं भाई, एक इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स को अगर मैंने कैपिटल एफ एक्स प्लस सी लिखा, ठीक है, तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है, इसकी वजह से जो आपका ये फंक्शन आया है, इसके अंदर आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में 1 2 3 4 ऐड करोगे तो फैमिली ऑफ कर्व मिलकर आता है। एक कर्व नहीं मिलता, फैमिली ऑफ कर्व मिलता है। पक्के तरीके से नहीं पता होता क्या आंसर आया, कुछ भी हो सकता था, कोई भी कर्व आ सकता है, इसलिए वो कहलाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। उसके अंदर ये वाली चीज जो होती है ये कहलाती है इंटीग्रेंड। ये नाम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी इसकी, इंटीग्रेंड, इसका इंटीग्रेशन किया जाता है। ठीक है, अगर इसका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स का कैपिटल एफ एक्स आया है, तो देखो आप अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन करने गए इसका कि ए से बी की कोई लिमिट है, ठीक है, मैंने एफ एक्स का इंटीग्रेशन किया, तो बेसिक मेथड से कि इंटीग्रेशन तो हो ही रहा है, ये लिमिट क्या करेंगी, ये वाली लिमिट वैसे कहलाती है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। ठीक है, ये वाली लिमिट कहलाती है अपर लिमिट। ठीक है, तो ये इस एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन का साइन है वो इस स्मॉल एफ एक्स को कैपिटल एफ एक्स बना देगा। ठीक है, और प्लस में सी निकल कर आएगा, और आप लिमिट पुट करोगे कहां से कहां तक की, ए से लेकर बी तक की। ये कैसे पुट करी जाती हैं कि पहले पुट होगी अपर लिमिट एक्स की जगह पर, ये एक्स की वैल्यू होती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही दोनों, ये अपने आप में किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू। एक्स मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। तो आपने बी पुट किया भाई, एफ के अंदर बी पुट किया, प्लस में आ गया सी। ठीक है, माइनस साइन के साथ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, माइनस साइन के साथ आपने एफ के अंदर ए पुट किया और प्लस में आ गया सी। यहां पे आप देखो, देखिएगा सी से सी कट जाएगा, कितना निकल कर आएगा, एफ बी माइनस में एफ ए, एफ बी माइनस में एफ ए। ये फंक्शन की बी पर वैल्यू है, फंक्शन की ए पर वैल्यू, कोई ना कोई कांस्टेंट आंसर आना है, कांस्टेंट आंसर आना है। ठीक है, इसी वजह से अगर कोई आपसे डी बाई डी एक्स इसका करवाता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में एफ एक्स डी एक्स का, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और कितना निकल कर आता है आपके पास, एफ एक्स निकल कर आता है। लेकिन अगर कोई आपसे डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ए से लेकर बी में एफ एक्स करवा दे, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, तो वो जीरो निकल कर आएगा, क्योंकि ये अपने आप में कैसी वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू। लेकिन हाँ, यहां पर अगर 1 से लेकर x चला गया तो न्यूटन लेबनीज लगेगा, वो तो तीसरा तरीका वो तो कर चुके हैं। ठीक है, इतनी बात में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंदर आपको दिख रहा है कि यहां पर c इज नॉट प्रेजेंट, c मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस वजह से इसको बोला जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। कि c नहीं आ रहा, वो जो उसे इंडेफिनेट बना रहा था कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो नहीं आता, आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। ठीक है, बात में कोई परेशानी नहीं। पहला पॉइंट हुआ ये आपके पास। दूसरे पॉइंट पर आऊं। ठीक है, अगर आपका फंक्शन इफ एफ एक्स
इज डिसकंटिन्यूअस इन ए टू बी, अगर इसके अंदर डिसकंटिन्यूअस हो गया देन डेफिनेट इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है मतलब क्या, नॉट पॉसिबल का मतलब ये है कि डायरेक्टली पॉसिबल नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी उससे फिर करवाती है, लेकिन फिर आप ये नहीं कर सकते जो अभी यहां पे किया है कि अगर कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आ गया तो ये नहीं है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख दोगे उसका, जैसे इसका लिख दिया है ना यहां पर, ऐसे इसका नहीं लिखोगे। ठीक है, तो अगर डिसकंटिन्यूअस है ए से बी में तो डेफिनेट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तीसरा पॉइंट, अगर आपकी ये बात हुई कि अगर आपका एफ एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस इन ए टू बी, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन, एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर क्या है वो डिसकंटिन्यूअस है, अगर वो किसी एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है तो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है ए से बी में एफ एक्स डी एक्स, ये एक प्रॉपर्टी भी आएगी अभी आपकी, वो देखो x1 अगर बीच में लाई कर रहा है तो ये रहा a और ये रहा b, बीच में कहीं x1 लाई कर रहा होगा, x1 पे डिसकंटिन्यूअस है, एक पॉइंट पर आपने a से लेकर x1 का कर लिया एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और प्लस में आपने x1 से लेकर b का कर लिया एफ एक्स डी एक्स। आपने क्या कर दिया, एक पॉइंट छोड़ दिया x1, और एक पॉइंट के नीचे का एरिया तो वैसे भी जीरो होता है, x1 को छोड़ दिया ना पॉइंट। इसको अगर बिल्कुल ही अच्छे तरीके से लिख दिया जाए तो ये होता है आपके पास x1 माइनस और ये होता है x1 प्लस, कि जब आप x1 को a से लेकर x1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, और x1 की राइट साइड से लेकर x1 प्लस लिखा है ना यहां पर, से लेकर कहां तक, b तक, अगर बिल्कुल ही असलियत देखनी है तो ऐसे लिख दिया जाता है। लेकिन वो नोन बात होती है कि हाँ ऐसे, अगर मैं नहीं भी लिख रहा माइनस और प्लस, क्या वही किया होगा। ठीक है, इतनी बात में कोई परेशानी नहीं। जैसे आपको एग्जाम्पल दें तो 0 से पाई में ले लो एग्जाम्पल। आपको पता है पाई बाई 2 पे तो डोमेन ही नहीं आता उसका, एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस बोल देंगे, पाई बाई 2 पर कैसे ब्रेक करेंगे, जीरो से लेकर इसको मैं पूरा सही तरीके से लिख दूंगा, पाई बाई 2 माइनस के साथ टेन एक्स डी एक्स, प्लस में आप पाई बाई 2 प्लस से लेकर पाई तक टेन एक्स डी एक्स। ये बाद में प्रॉपर्टी की तरीके से भी आएगा। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है, इस बात में कोई परेशानी नहीं। चौथा पॉइंट देखो कि अगर आपका इफ इंटीग्रेंड इज डिसकंटिन्यूअस, क्या हो गया, कोई परेशानी है उसमें। अगर इंटीग्रेंड आपका डिसकंटिन्यूअस है, इंटीग्रेंड का जिसका इंटीग्रेशन होता है ये, अगर ये डिसकंटिन्यूअस है देन इट इज नॉट नेसेसरी, नेसेसरी नहीं है दैट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस। जरूरी नहीं है कि भाई वो भी डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करो तो वो कैसा आ जाए, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तो फंक्शन होता है, वो कंटिन्यूअस आ सकता है, और कंटिन्यूअस छोटी छोटी सी बात होती है बस। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप कभी एनालिसिस कर दो कि हम जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो डिसकंटिन्यूअस है, तो जो आंसर में लिखा है वो भी डिसकंटिन्यूअस होगा, आप एनालिसिस निकाल दो, ऐसी नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, पांचवें पॉइंट पर आता हूं। पांचवा पॉइंट है आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। पूरी तरीके से नहीं बता रहा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन छोटा सा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एक तो आएगा आपका पूरी ज्योमेट्री से प्रूफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, लिमिट एज सम, वो तो एंड में पढ़ाते हैं। ठीक है, देखना भाई, आपके पास अगर ए से बी में एफ एक्स डी एक्स लिखा है तो इस बात का मतलब ये होता है कि ये लाइन जा रही है, देखो एक्स इज इक्वल, नहीं ऐसे करके मान लो कोई ग्राफ जा रहा है, ठीक है, और ये वाली लाइन जा रही है एक्स इज इक्वल टू ए की, और ये वाली लाइन जा रही है एक्स इज इक्वल टू बी की। कौन सी लाइन है, एक्स इज इक्वल टू ए की, ये कौन सी लाइन है, एक्स इज इक्वल टू बी की। बल्कि और मैं थोड़ा सा उधर बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे लो, ये एक्स इज इक्वल टू बी की, ठीक है, ए से बी में एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ये ग्रीन वाला ग्राफ आपका एफ एक्स का है, एफ एक्स का है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको बताएगा जो एरिया बाउंडेड है,
x इज इक्वल टू ए से लेकर x इज इक्वल टू बी के बीच में फंक्शन और x एक्सिस में, फंक्शन और x एक्सिस मतलब कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, यहां तक फंक्शन और x एक्सिस के बीच का बाउंडेड एरिया बताता है। ठीक है, ये अपने आप में शोज द एरिया बिटवीन fx एंड x एक्सिस बिटवीन, बाउंडेड इन x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b, कि ये फंक्शन fx है और x एक्सिस है, इनके बीच का एरिया। ठीक है, इनके बीच का एरिया, ये नहीं कि एरिया अंडर द कर्व बोला जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अंडर द कर्व का मतलब है कि इसके नीचे पूरा ले लिया आपने, कि वो तो फिर इनफाइनाइट हो गया, जरा सी भी जगह का एरिया नीचे तक ले जाएगा। एक्स एक्सिस रोक देता है उसको, एक्स एक्सिस रोक देता है। अभी बात खत्म हो गई क्या? कोई पॉइंट नहीं छूटेगा, परेशान मत हो। ठीक है, ये आगे बात, इस एरिया को मैंने बोला A1 जो यहां पे था, इस एरिया को मैंने बोला A2 जो यहां पर था, इस एरिया को बोला मैंने A3 जो यहां पर था। ठीक है, तो टोटल जो एरिया आएगा निकल के, ठीक है, ये A से लेकर B में, ये सब मैग्नीट्यूड है, ये सब जो है ना, ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। मैग्नीट्यूड मतलब कि पॉजिटिव है, कि अगर कोई आपसे एरिया गिनवा देता तो आपने इनका मैग्नीट्यूड बोला है। तो इंटीग्रेशन में जो A से B fx आएगा, वो एक आपके पास A1 निकलेगा मैग्नीट्यूड एज इट इज ऊपर वाले का, लेकिन जो नीचे आया है एक्स एक्स के नीचे, वो निकलता माइनस साइन के साथ, माइनस में A2 और प्लस में आपके पास आएगा A3। जो एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया होता है वो प्लस साइन के साथ मैग्नीट्यूड में, और जो नीचे का एरिया होता है वो माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो ये जो एरिया बिलो एक्स एक्सिस इज नेगेटिव, जो नीचे वाला एरिया होता है उसको क्या लिखेंगे? नेगेटिव लिखेंगे। कोई परेशानी है? क्या करने लगे तुम लोग? ठीक है, ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव लिया जाएगा, नीचे वाले एरिया को नेगेटिव लिया जाएगा। अच्छा, अगर आपने इंटीग्रेशन ए से बी में किया है, तो मैंने देखो इसका आंसर लिखा है ये, अगर मैंने इसका आंसर लिखा है, इसका मतलब कि वो पूरा जब आप करोगे तो ये नहीं चेक करोगे बार बार कि यहां से यहां तक के एरिया को लिखूं, फिर यहां से यहां तक के एरिया को लिखूं, और यहां से यहां, मतलब इंटीग्रेशन करूं 3 जगह का, और 3 जगह के इंटीग्रेशन में ये ऐड करूं और ये सब्ट्रैक्ट करूं और ये ऐड करूं। नहीं, आप यहां से लेके वहां तक का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे, वो अपने आप एरिया को प्लस माइनस करके देगा, अपने आप एरिया को। देखा ना कि पूरे इंटीग्रेशन वो अपने आप में प्लस माइनस करके देता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो एरिया अपने आप में नेगेटिव होता है क्या? एरिया, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? नेगेटिव एरिया क्यों लेते हैं? इसके पीछे की असलियत क्या है? एक तो मानते हैं कि साइन कन्वेंशन है, ठीक है, दूसरे भाई एक तरफ का पॉजिटिव लेंगे, तरफ का। इसके पीछे की असलियत ये होती है कि आपका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है वो आपको देता है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ये हम एरिया अंडर द कर्व में पढ़ेंगे पूरी बात, एरिया बिटवीन टू कर्व। जो एरिया बिटवीन टू कर्व्स डेफिनेट इंटीग्रेशन में यूज नहीं होगा, उसके लिए अलग चैप्टर है, लेकिन ये उसकी असलियत होती है दो कर्व के बीच का एरिया। तो यहां पे दो कर्व कौन से? यहां पर एक आपका fx एंड y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है? x एक्सिस। अगर दूसरा कर्व नहीं दिया तो दूसरा कर्व किसको माना जाता है? x एक्सिस को माना जाता है। अच्छा, y इज इक्वल टू 0, और हमेशा जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है वो अपर फंक्शन माइनस में लोअर फंक्शन लिया जाता है, लिया जाता है। ठीक है, आप देखो, आप निकालने जा रहे हो इंटीग्रेशन में a से b में, आप क्या निकालने जा रहे हो? fx dx। इसको असल में लिखा गया है a से b में fx माइनस 0। अब 0 को सब्ट्रैक्ट करो चाहे मत करो, फर्क तो पड़ता नहीं है। ये y इज इक्वल टू fx है, ये y इज इक्वल टू 0 है। अब आपको पता है कि जब आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो यहां पर भी आपने तो fx का किया है ना इंटीग्रेशन। अगर आपने fx का किया, इसका मतलब आपने fx माइनस 0 का किया है। आपने यहां पर fx माइनस 0 का कर दिया, fx माइनस 0 का, जबकि मैंने क्या बताया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन आपसे करवाता है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो असलियत में क्या होना चाहिए था? 0 माइनस fx, तब वो कैसा आता? पॉजिटिव आता। आपने क्या किया है? fx माइनस 0, इसलिए वो कैसा आया है? नेगेटिव आया है। ठीक है, एरिया बिटवीन द टू कर्व, इसमें अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। कोई परेशानी इस बात में? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, कि अगर आपके पास ये दो पॉइंट में गिन देता है यहां पर, कि ये आपके पास C1 है और यहां पर आपके पास C2 है, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व से अगर हम देखते हैं
तो ये आपके पास निकल कर आता है ए से लेकर C1 fx माइनस 0 dx प्लस में फिर आपके पास C1 से लेकर C2 0 माइनस fx dx और फिर यहां पर C2 से लेकर b fx माइनस 0 dx। देखो ऐसे ही तो होता है ना अपर माइनस लोअर कि C1 से C2 के बीच में ये y इज इक्वल टू 0 और ये y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 माइनस fx होता। लेकिन आपने तो ऐसा नहीं लिखा है, आपने तो पूरा a से लेकर b में किसका इंटीग्रेशन किया, इसका किया। तो ये भाई बीच वाला एरिया कैसा आना था, नेगेटिव ही आना था, वो असलियत में तो ये था। खैर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम एरिया अंडर द कर्व में लगाएंगे। तो इसलिए बता दिया, कंफ्यूजन हो जाता है कि एरिया तो सर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो बता दें कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या चीज दिखाता है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व के बीच का एरिया। ठीक है, अच्छा इतनी बात में कोई परेशानी नहीं। आगे देखो छठा पॉइंट, अगर आपका इसी के अंदर अगर आपका एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो गया सी, जो बिलोंग कर रहा है कहां से कहां के बीच में, ए से बी के बीच में। मान लो कर्व ऐसे जा रहा है, ऐसे वाली डिसकंटिन्यूटी है। इस पॉइंट पे तो आना नहीं था कुछ। ठीक है, ध्यान समझना, आपसे कोई कह रहा है कि ए से बी में मुझे एफ एक्स डी एक्स बता दो, डेफिनेट इंटीग्रेशन बता दो। आपने कहा डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब है इस कर्व और एक्सिस के बीच का एरिया। अगर इसके बीच का एरिया लेना है तो आपने ये वाला एरिया लिया और साथ में कौन सा एरिया लिया, ये वाला एरिया। अब इस एरिया को मैं ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि सी पे डिसकंटिन्यूअस है, तो ए से लेकर बी सॉरी ए से लेकर सी एफ एक्स डी एक्स प्लस में सी से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, आप कहोगे कि आपने ए से लेकर सी से जस्ट पहले तक ले लिया और सी के जस्ट बाद से, इसका मतलब होता है ना सी माइनस, और इसका मतलब होता है सी प्लस, और सी के जस्ट बाद से बी तक ले लिया। आपने तो सर ये वाला पॉइंट छोड़ दिया, एरिया अंडर द पॉइंट, ये सी वाला पॉइंट तो छोड़ दिया, क्योंकि मैं तो ये निकाल रहा था ना ए से बी के बीच का पूरा एरिया, उसमें मैंने ये पॉइंट छोड़ दिया। तो ये क्या आएगा, ये एरिया अंडर द पॉइंट आएगा, जो कितना होता है, 0 होता है। उसे ऐड करो चाहे मत करो कोई फर्क नहीं, तो एक पॉइंट को आप हटा भी सकते हो। ये जो आपने किया यहां पर जो सी पॉइंट छोड़ दिया एट पॉइंट सी, ठीक है, आपके पास क्या आया, एरिया अंडर द पॉइंट, एरिया अंडर द पॉइंट, जो कि कितना होता है 0। उसे छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, या सी से पहले तक ले लिया, सी के बाद से ले लिया, एक पॉइंट पे छोड़ दिया। ऐसे करके आप 10 पॉइंट पे छोड़ दो, एक पॉइंट के नीचे का एरिया अगर 0 है तो अगर 10 अलग अलग जगह पर पॉइंट आएंगे ऐसे करके, तो 10 के 0 इंटू 10 कर दो, 0 ही आएगा। कितने भी फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लूं मैं, उसके नीचे का एरिया कितना रहेगा, 0 रहेगा सबका क्यूमुलेट। लेकिन अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लिए, नहीं 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 नहीं, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लिए तो ऐसे ऐसा आ गया, ऐसे बीच में गैप, उसके नीचे का एरिया 0 नहीं रहा। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लिए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इतनी सी जगह में आ जाएंगे। अगर इतना सभी ले लिया मैंने पार्ट, तो उसके नीचे का एरिया 0 नहीं होगा, वो एरिया अंडर द पॉइंट नहीं है। फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मैंने 1000 पॉइंट ले लिए, तो 1000 के नीचे का एरिया 0 था, सबका 0, उनको 1000 बार 0 को ऐड कर दो, 0 ही रहेगा। लेकिन अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लिए, यहां से यहां तक का ले लिया इंटरवल, तो उसके नीचे का एरिया 0 नहीं रहेगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का मतलब यही तो होता है कि भाई कुछ तो इंटरवल लिया है आपने। आप ऐसे नहीं लिख सकते इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, आपको ऐसे बंद करना पड़ेगा उसे, ओपन इंटरवल में या क्लोज इंटरवल में। हाँ, वो कितने आसपास के ले जाओ, कितने ही आसपास के ले जाओ तुम, वो कितने ही तुम आसपास के पॉइंट ले जाओ, बिटवीन 2 पॉइंट्स हमेशा कितने पॉइंट लाई करेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट लाई करेंगे। क्या, हाँ तो वो छोड़ा थोड़ा ही हो, तो लिया है। मैं कह रहा हूं अगर हम छोड़ने की बात करते हैं तो एक सिंगल डिस्क्रीट पॉइंट्स को छोड़ सकते हैं हम। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते किसी इंटरवल को छोड़ दें तो एरिया उसके बराबर ही रह जाएगा, इस पूरे के एरिया के बराबर, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, लेंथ है विड्थ नहीं है, यही बात होती है उसमें मेन, एरिया अंडर द पॉइंट। ठीक है भाई, अगली बात सुनना, छठे पॉइंट के बाद 7वां पॉइंट। ठीक है, कि अगर आपके पास ए से बी में लेकर एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसकी एनालिसिस सुनो। पहली क्या है कि ए इज इक्वल टू बी, मतलब कि एरिया अंडर पॉइंट, या तो ये होगा
ठीक है, या फिर आपका दूसरा क्या होता है कि पॉजिटिव एरिया बराबर किसके हो जाएगा, नेगेटिव एरिया के। ठीक है, इसमें बात समझना कि अगर पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया के बराबर हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर, ठीक है, तो पॉजिटिव एरिया का मतलब है कि ऐसे करके ये x इज इक्वल टू ए था, ये x इज इक्वल टू बी, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट। अगर आपका पॉजिटिव एरिया बराबर हो गया नेगेटिव एरिया के, दिख रहा है भाई, इसका मतलब ग्राफ जो है वो पहले ऊपर रहा होगा पॉजिटिव एरिया के लिए और फिर कहां चला गया, नीचे चला गया। इसका मतलब ए से बी में एक्स एक्स को कितनी बार कट करके गया है, एक बार। तो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी जिसपे आपको एफ एक्स का क्या मिलेगा, रूट मिलेगा। अगर पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया के बराबर होता है, देयर एग्जिस्ट अ सी बिलोंगिंग टू ए टू बी सच दैट फंक्शन की सी पर वैल्यू 0 होगी, या फिर देयर एग्जिस्ट अ रूट ऑफ एफ एक्स इन ए टू बी। ये उसकी एनालिसिस होती है कि अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन का एरिया 0 आ रहा है, ठीक है, तो या तो ए और बी बराबर होंगे, और कंटिन्यूअस फंक्शन में अगर ये बराबर नहीं हुए इसका मतलब फंक्शन ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, तो एक्स एक्सिस को कट करता हुआ जा रहा होगा, और अगर एक्स एक्सिस को कट करता हुआ जा रहा होगा तो उसका 100% एक रूट मिलना है। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर, लिख लिया, ये तो एनालिसिस चल रही है अभी। क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन कि 0 से 1 में आपके पास e की पावर में एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एल्फा डी एक्स की वैल्यू 0 है, देन पहली चीज आपकी अल्फा इज ग्रेटर देन 0, बी अल्फा इज ग्रेटर देन 1, सी है अल्फा आपका 0 से लेकर 1 के बीच में, डी है आपका अल्फा इज लेस देन 0। रूट पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए जल्दी करा दिया जाता है कि मतलब अभी अभी रूट पढ़ कर आए हो आप, कि भैया ये था 0 और ये था 1। ठीक है, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 हो गया इसका मतलब ऐसे क्या होगा कि पॉजिटिव एरिया बराबर किसके हो गया होगा, नेगेटिव एरिया की। ये आपका एफ एक्स है, एफ एक्स है ई की पावर में एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस एल्फा। ठीक है, यही तो है भाई एफ एक्स, लिखता हूं ढंग से, चलो, ई की पावर में एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एल्फा। आप बोलोगे ऐसा एक, अगर मेरा पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया के बराबर हो गया है तो आप बोलोगे देयर एग्जिस्ट अ सी किसके बीच में बिलोंग करता हुआ, 0 से 1 के बीच में बिलोंग करता हुआ, सच दैट आपका फंक्शन की सी पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर फंक्शन की सी पर वैल्यू 0 हो जाएगी, आपको पता है ऐसा एक सी एग्जिस्ट कर रहा है जिसपे ये 0 हो जाएगा, ये कभी 0 होता है क्या, ई की पावर में से ये तो 0 होता नहीं है, और ये 0 बन रहा है, ये किस वैल्यू पे 0 बनेगा, एक्स की अल्फा पर 0 बनेगा। इसका मतलब जो ये सी एग्जिस्ट कर रहा था ये क्या चीज थी, आपका अल्फा था। तो अल्फा कहां से कहां के बीच में लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में, कि अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन ने आंसर आपका 0 पकड़ा दिया है तो इसका मतलब पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया के बराबर है। फंक्शन जरूर कंटिन्यूअस फंक्शन है, फंक्शन जरूर ऊपर से नीचे गया होगा या नीचे से ऊपर गया होगा, जैसे भी। फिर तो रफ फिगर बनाया है, देख लिया, अगले पर हूं। देखो एक और छोटा सा क्वेश्चन, इफ 2a प्लस 3b प्लस क्या लिखा है, 6c लिखा है, अच्छा, 6c इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी हैव एट लीस्ट 1 रूट इन 0 to 1। इसका कम से कम एक रूट आ रहा है भाई,
मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला मेथड ऐसे सोचता नहीं है वो, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला मेथड 0 से 1 में एक रूट लाना है, तो 0 से 1 में आपने एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया, जो कि बराबर आएगा 0 से 1 में आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी के बराबर प्लस सी डी एक्स। ठीक है, ये बेसिक इंटीग्रेशन में तो कोई तकलीफ नहीं ना भाई। ये कितना निकल कर आया, अरे इंटीग्रेशन हो गया, कितना निकल कर आया, ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी एक्स। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 में। ठीक है, जब 1 पुट करेंगे इसकी जगह पर तो a बाई 3 प्लस में b बाई 2 प्लस में c और माइनस में 0, ये तो आएगा। ठीक है, इसके अंदर अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो आपको पता है नीचे आ जाएगा 6, यहाँ पर बन जाएगा 2a, यहाँ बन जाएगा 3b, यहाँ पर बन जाएगा 6c, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अरे 0 क्यों आ जाएगी, क्योंकि गिवन है कि 2a प्लस 3b प्लस 6c कितना है, 0 है। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 है। ये एक और रूट निकालने का तरीका होता है, रूट की एग्जिस्टेंस। और देख लो, ये मेथड भी बता चुका हूं मैं आपको थ्योरम्स में, कि अगर आपको एक तो फंक्शन दे दिया और एक कंडीशन दे दी, तो इसका क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। अब की बार 0 से 1 उन्होंने इंटरवल दे दिया, तो आप क्या करोगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 के बीच में। हाँ भाई, ये वैल्यू आ गई आपके पास 0 निकल के। अगर ये 0 निकल कर आ गई तो आपको पता चल गया कि 0 से 1 में एफ एक्स डी एक्स आपका कितना है, 0 है। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट रूट ऑफ एफ एक्स इन 0 to 1। इसके बीच में एक रूट एग्जिस्ट करेगा, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। क्या हो गई परेशानी, एग्जाम भी दे रहे हो क्या स्कूल के साथ साथ? कहा से मैथमेटिक्स एग्जाम भी चल रहा है, बीच में क्या बातें आ रही हैं इतनी। इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, बता दिया था। इंडेफिनेट में बता चुका हूं, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन चेन की वीडियो दोबारा से देखो। किस किस के पॉसिबल नहीं, कई 3-4 फंक्शन लिखवाए थे। नहीं पॉसिबल है, करके देख लो, कोशिश करते रहो आराम से। मैंने किए बहुत घंटे और बात किए हैं, मुझे पढ़ाया गया था तो मैंने भी सोचा था कि अरे ऐसे कैसे, हमें इंटीग्रेशन आता है ऐसे कैसे हो जाएगा, सब सब्स्टिट्यूशन करके देख लिया। खैर, कौन सा पॉइंट था हमारा, 7वां पॉइंट के बाद 8वां पॉइंट क्या है भाई, 8वां पॉइंट इनइक्वालिटी पर आ जाएंगे क्या? अच्छा, अरे देखो, अगर आपका एफ एक्स जो है वो पॉजिटिव है, ये तो सब बेसिक बेसिक पॉइंट है, ये इनइक्वालिटी शुरू हो जाएगी यहाँ से डेफिनेट इंटीग्रेशन की थोड़ी सी, सिर्फ उसका बेसिक दूंगा यहाँ पर। इनइक्वालिटी और डेफिनेट इंटीग्रेशन अपने आप में तकलीफ दे टॉपिक है, ऐसा तकलीफ दे नहीं, बहुत तकलीफ दे टॉपिक, तो एंड में पढ़ते हैं इसकी। ठीक है, अगर आपका एफ एक्स पॉजिटिव है, कहां से कहां के बीच में, ए से लेकर बी के बीच में, इसका मतलब जो फंक्शन है वो पूरा का पूरा कहां रह रहा है, पूरा का पूरा यहां ऊपर है, ऐसे चल रहा है ना भाई फंक्शन। अगर ऐसे चल रहा है तो इसके नीचे का जो एरिया आएगा वो सबका सब एरिया एक्स एक्स के ऊपर का एरिया होगा। मतलब कि जो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन ले लूं कहां से कहां तक, ए से बी में आपका एफ एक्स डी एक्स, तो पॉजिटिव एरिया आएगा। पॉजिटिव एरिया आएगा मतलब ये भी कैसा रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा, अगर पूरे के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, एंड अगर आपका एफ एक्स जो है वो नेगेटिव हो गया, ठीक है, अगर आपका एफ एक्स इज नेगेटिव इन ए टू बी, तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है ए से लेकर बी का एफ एक्स डी एक्स वो कैसा हो जाएगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। कि पूरा फंक्शन नेगेटिव है मतलब पूरा फंक्शन नीचे, पूरा फंक्शन नीचे तो नेगेटिव एरिया आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको नेगेटिव आंसर देगा। अभी कहीं नहीं, अभी कहीं नहीं, एक आएगी तकलीफ दे चीज जिसमें आईआईटी आजकल आजकल बहुत आईआईटी को मोहब्बत हो रही है उससे, इनइक्वालिटी ऑफ डेफिनेट। 20 में भी क्वेश्चन पूछ लिया, मेन से पूछ ले रहा है आप तो क्वेश्चन, एंड में पढ़ाएंगे। और ये सब बेसिक है कि अच्छा ये आपको कॉन्सेप्ट की तरह पता चल जाए। ठीक है, 9th देखो कुछ इसके अंदर पॉइंट, कि अगर आपका इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एक्स, ठीक है, फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू, कहां से कहां तक, ए से बी के बीच में, अगर ऐसा है तो दोनों तरफ आप पॉजिटिव फंक्शन में इंटीग्रेशन कर दो। अगर बड़ा आ रहा है तो देखो ऐसा आ रहा होगा, ठीक है, ये जा रहा होगा एफ एक्स और ये जा रहा होगा ऐसे करके जी एक्स। ठीक है, अगर एरिया निकालें ए से बी के बीच का, तो भाई किसका एरिया ज्यादा है,
एफ एक्स का ज्यादा एरिया आ रहा है, जी एक्स का कम एरिया आ रहा है, तो इंटीग्रेशन में ए से बी तक लेकर आपके पास एफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन में ए से बी तक जी एक्स डी एक्स। आपको सैंडविच थ्योरम भी लगाना पड़ सकता है एरिया में, कि एक तीसरा फंक्शन एच एक्स जा रहा है तो जी एक्स का एरिया इसके और इसके एरिया के बीच में लाई करेगा, मतलब इसके और इसके इंटीग्रेशन के बीच में लाई करेगा। तो जैसे मान लो अगर ये आ जाए कि आपका एफ एक्स जो है वो जी एक्स से छोटा है, ठीक है, ऐसे ही वो एच एक्स से छोटा है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आपका लाई करेगा इसके इंटीग्रेशन के बीच में। अब उन्होंने क्या पूछ रखी है, इसकी इनइक्वालिटी पूछ रखी है, इसकी रेंज, इसकी रेंज। तो आप इससे एक छोटा फंक्शन और एक बड़ा फंक्शन लेकर आओ और सैंडविच थ्योरम लगाओ बीच में, वो तो सब जब आएगा तब देखेंगे। अभी के लिए इतनी बात में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये पता चल गया हो। ऐसा लाएंगे नहीं, ऐसा लाएंगे हाँ ना, तब भी एरिया बढ़ा सकता है, वो बात ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसा होगा तो 100% होगा। अगर वैसा होगा जरूरी नहीं है, जो प्रॉपर्टी में तो वो बात लिखवाई जाएगी जो हमेशा ट्रू है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये ए से लेकर बी तक अगर आपके पास एफ एक्स डी एक्स, ये बहुत काम की चीज है, दोबारा भी लिखवाऊंगा मैं जब इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये वाली चीज हमेशा छोटी रहती है, मॉड में ए से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स, ये वाली चीज हमेशा छोटी रहती है, इंटीग्रेशन ए से लेकर बी में मॉड में एफ एक्स डी एक्स। ये सिर्फ एरिया है, ये उस एरिया का पॉजिटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव फंक्शन का एरिया है, ये तो हर हाल में पॉजिटिव फंक्शन आएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये आया ए और ये आया बी, ठीक है भाई, मैंने माना कि इसका एरिया 3 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। बताओ इसका एरिया कितना आएगा निकल के, -1 निकल कर आएगा भाई, ये 3 आएगा, ये माइनस का 4 आएगा, ठीक है, इसका एरिया कितना आएगा निकल के, उसी पे क्या लगा दिया है, मॉड लगा दिया, कितना आएगा 1 आएगा। अब अगर मैंने ये मेरा एफ एक्स था, ठीक है, तो मेरा जो मॉड एफ एक्स आएगा उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, वो ऐसे जाएगा, ठीक है। अच्छा मिरर इमेज आ गई है 3 और 4, इसका एरिया कितना आएगा 7 आएगा कि नहीं आएगा? अरे बस बस, नहीं नहीं, एफ के अंदर मॉड एक्स में फर्क कुछ पड़ना ही नहीं है। क्यों फर्क नहीं पड़ना है, कि तुम यहां से, तुम्हें इंटीग्रेशन तो यहां से यहां तक ही करना है, और ग्राफ उधर चला जाए उधर का इंटीग्रेशन थोड़ी करना है। अगर माइनस का भी करना हो तो अरे इतने पार्ट का इंटीग्रेशन तो इतने ही पार्ट का रहेगा। मान लो ये है फंक्शन, ठीक है, ऐसा फंक्शन है, या चलो तुम चाह रहे हो ऑड फंक्शन बना दो, तो लेकिन ये इंटीग्रेशन तो इतने ही पार्ट का करना होगा ना। ये एफ मॉड एक्स क्या करता है, ठीक है, वो जो आपका एरिया चेंज करता है, एफ के अंदर मॉड एक्स आता है, तो वो जो फंक्शन का ग्राफ बनाता है ना, वो एक्स एक्सिस पे बढ़ाता है, एक्स एक्सिस पे, और ये क्या करता है आपका, ये वाई एक्सिस में चेंज करता है, वाई एक्सिस में चेंज। तो इसके अंदर ठीक है नेगेटिव का पॉजिटिव होगा, उसके अंदर तो फंक्शन इस तरफ बढ़ जाएगा जहां का मुझे इंटीग्रेशन ही नहीं लेना, तो क्यों एनालिसिस करूंगा। ठीक है, तो ये काम की आपके पास प्रॉपर्टी होती है। 11वीं देखो कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन में ए से बी तक डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स आ गया, मतलब कि अगर एफ डैश एक्स लिखा हुआ है या फिर एफ डैश एक्स डी एक्स, तो इसका डायरेक्ट आंसर, ये इंटीग्रल और डिफरेंशियल एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और ये निकल कर आता है आपके पास एफ बी माइनस में एफ ए। भाई यही तो होगा ना कि इंटीग्रेशन कर दो इसका, इसका इंटीग्रेशन इंडेफिनिट कितना आएगा एफ एक्स, उसमें लिमिट ए से बी तक पुट करनी है एफ बी माइनस एफ ए, या इसका इंटीग्रेशन कर दो तो आपका एफ बी माइनस में एफ ए। एफ बी माइनस में एफ डायरेक्टली, ठीक है। तो ये 11 तो बेसिक बेसिक बात हुई, अभी प्रॉपर्टी अभी एक भी नहीं पढ़ाई है, लिख लिया है? बड़ो सिंपल क्वेश्चंस पे, सिंपल क्वेश्चंस आपके पास। सिंपल क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है कि जो बिना प्रॉपर्टी के,
विदाउट प्रॉपर्टी वाले। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से सॉल्व होंगे, लिमिट पुट होगी। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व होंगे, लिमिट पुट होगी। क्वेश्चन देखो, पहले एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। इंटीग्रेशन में -1 से 1 में आपके पास यहां पे dx लिखा हुआ, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2 वैल्यू। अब इसके अंदर पता है ना कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर आएगा, ये तो आएगा। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन अगर आप निकालोगे तो 1/8 tan इनवर्स x बाई ए निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये निकल कर आएगा आपके पास tan इनवर्स के अंदर x प्लस 1, और उसके अंदर लिमिट पुट होगी -1 से लेकर 1 तक की। मतलब x की जगह एक बार 1 पुट करोगे तो tan इनवर्स 2 बन जाएगा, माइनस में tan इनवर्स 0 बन जाएगा। मतलब 0 मतलब सिर्फ कितना रह जाएगा, tan इनवर्स 2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन के डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट कर दिया। हमें ऐसे क्वेश्चन का काम ज्यादा नहीं होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में मेनली मुझे सब्स्टिट्यूशन चाहिए होता है, सब्स्टिट्यूशन सिखाना होता है। तो पहले एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं, और एक आध ट्रिक भी है इसमें डायरेक्ट। असल में इसमें ट्रिक बहुत है। ट्रिक का मतलब ये है कि जो चीज कई बार पैटर्न में देखी उसका डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में वो बहुत ज्यादा है। जैसे स्टैंडर्ड लिमिट का उसमें था sin 0/0 करके, वैसे इसमें बहुत है प्रॉपर्टीज में। क्वेश्चन देखो अगला। ठीक है, π/4 से लेकर π/2 में आगे बाद अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ 1 माइनस साइन 2x dx। ये क्वेश्चन π/4 से लेकर π/2 में अंडर रूट में 1 माइनस साइन 2x। ठीक है भाई, याद है 1 माइनस साइन 2x को कैसे ब्रेक किया जाएगा? ठीक है, साइन x माइनस में कॉस x का रूट भी लगा हुआ, मॉड लगा लूं सीधा π/4 से लेकर π/2 में। ठीक है, मॉड लगा लिया, अंडर स्क्वायर आता है इसका साइन x माइनस कॉस का, और फिर रूट लगा हुआ। अच्छा, इसके अंदर π/4 से लेकर π/2 में साइन बड़ा है कि कॉस बड़ा है? पता ही नहीं, साइन बड़ा है। तो ये इनका सब्ट्रैक्शन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। लिमिट आपको बताएगी, ये लिमिट बताएगी कि मॉड को कैसे खोलना है। ठीक है, ये पॉजिटिव आया तो एज इट इज खुल गया। π/4 से लेकर π/2 में आपके पास साइन x माइनस में कॉस x। ठीक है, ये साइन x का इंटीग्रेशन निकल कर आया माइनस में कॉस x, और माइनस में यहां निकल कर आया आपके पास साइन x। ठीक है, और ये आपके पास π/4 से लेकर π/2। ठीक है, इसमें से माइनस को बाहर निकाल के मैं लिमिट पुट करना शुरू कर रहा हूं भाई। कॉस π/2 मतलब 0, प्लस में साइन π/2 मतलब 1, माइनस साइन के साथ कॉस π/4 मतलब 1/√2, प्लस में 1/√2। अबे कितना आया? 1 माइनस √2 आया इधर, मतलब √2 माइनस 1 आया क्या? √2 माइनस 1। इनमें से पहले माइनस को निकाल के बाहर कर लो। ठीक है, फिर लिमिट पुट कर देंगे cos x प्लस साइन x में। cos x प्लस साइन x में करूंगा 0 प्लस 1 π/2 पर, और 1/√2 प्लस 1/√2 मतलब के √2 यहां पर। तो 1 माइनस √2 माइनस साइन के साथ आया, मतलब √2 माइनस 1। कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 0 से लेकर इनफाइनाइट में ये इंटीग्रेशन आपका जनरली नहीं आएगा, मुश्किल है कि ऐसा एग्जाम में आए कि इनफाइनाइट तक में इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो जाता है, उसको पूछना प्रेफर नहीं करते, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है उसका। ए बी की वैल्यू ना 1 से बड़ी है, और भी दोनों 0 से इनफाइनाइट में a की पावर में -x, b की पावर में -x। a की पावर में -x का इंटीग्रेशन क्या होगा? इंडेफिनिट। a की पावर में -x अपॉन माइनस में ln a। ठीक है, प्लस में b की पावर में -x अपॉन माइनस में ln b। यहां लिखा हुआ है क्या से कहा तक? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। माइनस को फिर बाहर निकाल लेता हूं।
ठीक है, एक बार मैंने इनफाइनाइट पुट कर दिया भाई, तो a की पावर है माइनस इनफाइनाइट, एक से बड़ी वैल्यू की पावर है माइनस इनफाइनाइट, जाएगा कितना आ जाएगा 0। b की पावर है माइनस इनफाइनाइट 0, ठीक है, माइनस साइन के साथ जब मैं 0 पुट करूंगा तो 1 अपॉन एल एन ए प्लस में 1 अपॉन एल एन बी। समझ रहे हो ना, इनफाइनाइट पुट किया जाएगा यहां, तो a की पावर है माइनस इनफाइनाइट, एक से बड़ी की वैल्यू में माइनस इनफाइनाइट पावर में तो 0, ये भी 0, ठीक है। ऐसे यहां पर 0 पुट करूंगा तो ये 1 बन जाएगा, 1 अपॉन एल एन ए 1 अपॉन एल एन बी, इन दोनों को माइनस पहली बाहर लिख चुके थे, तो आपके पास कितना निकल कर आया यहां से, हाँ लॉग के अंदर लॉग ई टू द बेस ए प्लस में लॉग ई टू द बेस बी। लॉग की प्रॉपर्टी बेसिक, कोई तकलीफ की बात ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखें, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की एकदम प्रैक्टिस होनी चाहिए इसमें, 5-6 क्वेश्चन के अंदर अंदर ही जीरो से लेकर इनफाइनाइट में जा रहा है। अच्छा, dx यहां पर लगा हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 9, और यहां लगा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्या कर देंगे, क्वेश्चन ही बेकार है। हाँ ये अपने आप में कितना आ जाएगा, t प्लस 9 पार्शियल फ्रैक्शन में ना, अरे वही तो किया होगा, पार्शियल फ्रैक्शन ही तो किया है, वही तो आएगा 1 अपॉन करके, ठीक है। तो ये आपके पास 0 से लेकर इनफाइनाइट में 1 अपॉन यहां पर निकल कर आएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो यार 9 माइनस 4 यहाँ 1/5 लिख दूं, पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया मैंने, और पार्शियल फ्रैक्शन करते ही आपको पता है ये तो टेन इनवर्स बनाने वाले, 1/5 यहां लगा हुआ है आपके पास, 1/2 टेन इनवर्स x/2, ठीक है, माइनस साइन के अंदर 1/3 टेन इनवर्स x/3, ठीक है, 0 से लेकर इनफाइनाइट में। जब आप इनफाइनाइट पुट कर दोगे तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट कितना आंसर निकाल के लाएगा आपके पास, π/2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पे π/2। तो एक बार पुट करके देखते हैं, ये 1/5 आया, ठीक है, तो 1/2 के साथ π/2 मतलब π/4, 1/3 के साथ π/2 मतलब के π/6, ठीक है, माइनस साइन के साथ जब मैं 0 पुट करूंगा तो 0 आ जाएगा, कितना आया निकल के, माइनस π/60, माइनस क्यों आएगा, π/60 आएगा, कुछ तो उल्टा लिख दिया मैंने इसके अंदर, ऐसा लग रहा है मुझे, सही है। 12 लेंगे अगर तो 2π माइनस में 3π आएगा ना, तो माइनस तो निकलेगा वहां से, क्या कर दिया ये, आना तो पॉजिटिव चाहिए, 1/4 माइनस 1/6, हाँ पॉजिटिव तो आएगा ही, हाँ बड़ा वो है, ठीक है, π/60। अगले क्वेश्चन पे आओ, अगले क्वेश्चन पे इफ इधर रखा इन्होंने 0 से इनफाइनाइट में, ये असल में फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर dx, फॉर्मूला मतलब कि बनाया हुआ फॉर्मूला, ऐसे कोई स्टैंडर्ड नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू बराबर आती है अगर पाई अपॉन 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए के। अगर ऐसा कोई फॉर्मूला होता है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन को करवा रहे होंगे, हाँ, देन 0 टू इनफाइनाइट में dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 की वैल्यू कितनी आएगी, अभी भी निकाल चुके हो, लेकिन उस फॉर्मूले के साथ कैसे कंपेयर करना है वो देखना है। यहां पे ऊपर भी एक्स स्क्वायर आ रहा है,
ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए लिखना है आपको। देखना, इसको मैं बनाने जा रहा हूं, इसका निकालना है जीरो से इनफाइनाइट। अगर मुझे ये फॉर्मूला लगाना है तो मुझे न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर चाहिए, मैंने न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर लगा दिया। अगर मैंने न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर लगाया है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 लगा था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9 लगा था, मुझे डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर लगाना पड़ेगा और प्लस का जीरो करना पड़ेगा एक, क्योंकि फॉर्मूले में नीचे एक्स स्क्वायर खाली नहीं बैठा, एक्स स्क्वायर के साथ कोई ए स्क्वायर बैठा हुआ है या सी स्क्वायर बैठा हुआ है। अब ये बन गया फॉर्मूला। अब इसके अंदर आपको पता है कि ए की वैल्यू कितनी हो गई 2, बी की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 3 और सी की वैल्यू कितनी हो गई 0। अब बताओ फॉर्मूले से आंसर कितना आना चाहिए, पाई अपॉन 2 टाइम्स 2 प्लस 3, और b प्लस सी का मतलब 3 प्लस 0 और c प्लस ए का मतलब 0 प्लस 2 आना चाहिए डायरेक्ट। ये आ रहा था पाई बाई 60, 6 और 5 30 इंटू 60 पाई बाई 60 डायरेक्ट, अगर ऐसे बना पाओ। क्वेश्चन में दिया है, होता है। नहीं मत करो रहना, हाँ सॉल्व कर लोगे इसको तो, ये नहीं आएगा ही नहीं ये आ जाए तो बात ही क्या है, नहीं आएगा ही नहीं कहीं। ये तो सब ऐसी प्रैक्टिस के लिए चल रही है बात, लेकिन ये जो अब चीज आ रही है ये आपको याद करनी है, क्योंकि ये बीच में यूज हो जाती है एकदम से। अच्छा नहीं, इसका आंसर बताना है सिर्फ, फॉर्मूला तो बाद में। भूल गए क्या करना होता है इसमें, परफेक्ट स्क्वायर, माइनस साइन के साथ आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। माइनस साइन के साथ यहाँ बनकर आएगा मेरे पास एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस में 1/4, ये आएगा। ठीक है, मतलब कि मेरे पास आएगा अंडर रूट के अंदर 1/2 का स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ लगा है dx इंटीग्रेशन 0 से 1। ये तो बेसिक चीज है, 1/2 ये आ रहा है सही, सही किया भाई, कोई और वहीं से देख के लिख दिया सबने, किसी ने खुद से किया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कहाँ ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है भाई, साइन इनवर्स के अंदर एक्स, भाई ये सब्स्टिट्यूशन नहीं समझ में आ रहा कि एक्स स्क्वायर से पहले क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो एक्स की जगह क्या पुट होगा, साइन पुट होता। साइन इनवर्स में साइन इनवर्स एक्स बाई है, तो ये निकल कर आया आपके पास साइन इनवर्स के अंदर एक्स की जगह पे लिखा हुआ एक्स माइनस 1/2 और ए की जगह पे लिखा हुआ 1/2। ठीक है, और लिमिट पुट करनी है 0 से लेकर 1 तक की। जब मैं यहाँ 1 पुट करूंगा तो देखना 1 पुट करने पर निकल आएगा मेरे पास साइन इनवर्स 1, है ना, और 0 पर निकल कर आ जाएगा मेरे पास माइनस साइन के साथ साइन इनवर्स -1। अरे लिमिट नहीं पुट हो रही क्या, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो 1/2 अपन 1/2 साइन इनवर्स 1, और जब 0 पुट करूंगा मैं तो -1/2 अपन 1/2 माइनस का 1। ठीक है, तो पाई आ गया आंसर, इतना आंसर आ गया पाई। देखो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, ये तो याद होने चाहिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के। लॉग लॉग आएगा प्लस आ जाएगा तो भी आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा तो भी आएगा, लेकिन इसके अंदर साइन का सब्स्टिट्यूशन होता है ना। ठीक है, खैर बात समझना, इसके अंदर जो बात है क्वेश्चन में कि 0 से 1 के अंदर जो आपके पास इसकी जो ट्रिक बोली, ट्रिक क्या बोला था, फॉर्मूला है वो समझ लो कि 0 से 1 में अगर आपके पास dx में अंडर रूट के अंदर x के साथ 1 माइनस एक्स बैठा हुआ है, या x के साथ x माइनस 1 बैठा है, क्या बैठा है, x के साथ 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, ये अपने आप में 0 से 1 में dx के साथ अंडर रूट में x माइनस 0 के साथ 1 माइनस एक्स बैठा है। देखो जहां पर जो लोअर लिमिट है वो इस x में से सब्ट्रैक्ट हो रही है और अपर लिमिट में से ये x सब्ट्रैक्ट हो रहा है अंडर रूट में, तो ऐसे केस में आंसर हमेशा पाई आएगा। आंसर कितना आएगा, पाई।
कोई भी वैल्यू पुट करते रहो। ठीक है, dx अंडर रूट के अंदर आपके पास x माइनस लोअर लिमिट और अपर लिमिट माइनस एक्स। मेनली ऐसे लिखा जाता है अल्फा से बीटा में dx अपॉन x माइनस अल्फा के साथ बीटा माइनस एक्स। क्या परेशानी है? क्वेश्चन दे रहा हूँ अगला, जिस मेथड से जाओ करना। ठीक है, तो x माइनस लोअर लिमिट और अपर लिमिट माइनस एक्स, ऐसे अगर लगा हुआ लोअर लिमिट या अपर लिमिट है तो आंसर पाई आता है। ठीक है, इसमें आपका दिल है भाई कि आप इस फॉर्मूले से कर दो डायरेक्ट। ये आपको याद रखना है भाई, ये फॉर्मूला जो है ना, ये याद रखना है, ये याद रखना है। फॉर्मूला है ये, जनरली तो प्रॉपर्टी आती है लेकिन ये फॉर्मूला आया आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन देता हूँ 0 से लेकर 2a में। यहाँ पर लिखा हुआ है dx, यहाँ पर 2ax माइनस में एक्स स्क्वायर अंडर रूट। चाहो तो प्रूफ कर लो, अगर बहुत दिल है ना तो यहाँ पर प्रूफ कर लेना। साइन उसी से होगा, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर हो रहा है क्या ऐसा, पहले तो देखना है कि आपके पास x माइनस लोअर लिमिट ये 0 से लेकर 2a, इसके अंदर से dx अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे x कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, उसे मैंने x माइनस 0 लिख दिया, x कॉमन आया, यहाँ बचेगा 2a माइनस एक्स। तो x माइनस लोअर लिमिट और अपर लिमिट माइनस एक्स निकल कर आया है। ठीक है, आंसर कितना निकल कर आना है, पाई। ये रही लोअर लिमिट और ये रही अपर लिमिट, x माइनस लोअर लिमिट और अपर लिमिट माइनस एक्स। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिखोगे आप पाई, कुछ नहीं सोचना है। ये बेवकूफी से खत्म करते हुए प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, यही अब सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, 8 दिन तो ये चलता है प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऐसी नहीं है कि सर 1 2 3 4 5 6 लिखवा दो। ठीक है, पहली दूसरी पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, बीच में फोर्थ प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉपर्टी याद रखनी नाम से, कि प्रॉपर्टी 1 कौन सी है, प्रॉपर्टी 2 कौन सी है, प्रॉपर्टी 3 कौन सी है। हम बोलेंगे प्रॉपर्टी 4, आपको पता कौन सी होनी चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी वो। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में खास बात है कि फोर्थ प्रॉपर्टी नाम से पता होनी चाहिए कि ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। हर जगह ऑर्डर सेम है, वो एंड में आके एक दो में बदल जाता है, उससे मतलब नहीं कि उनके अलग भी नाम है। ठीक है, 1 2 3 4 के तो नाम याद होने चाहिए, 5वें 6ठे में नाम कभी कभी बदल जाता है, लेकिन उसके और भी नाम, बाकी सब प्रॉपर्टी के भी अलग नाम है। ठीक है, मैं तो वैसे कोशिश करता हूं कि आप प्रॉपर्टी का जो दूसरा नाम है, जिस नाम से वो प्रॉपर्टी है, उसके नंबर से नहीं उसके नाम से याद रखो। ठीक है, तो नाम से याद रख लेंगे हम, वो भी ठीक है। अगर नाम से नहीं याद रख पा रहे हो तो नंबर से याद रखो, किसी एक चीज से तो याद रखना है। तो प्रॉपर्टी 1, इसीलिए बार बार ऐसा करके लिखा जाएगा प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 कौन सी है, डमी वेरिएबल नाम है इसका, डमी वेरिएबल। डमी वेरिएबल का मतलब ये है कि जो इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जो वेरिएबल यूज होता है, ठीक है, ये a से b के बीच में अगर आप एफ एक्स डी एक्स निकालो, या आप a से b के बीच में एफ टी डी टी निकालो, ठीक है, या आप a से b के बीच में एफ वी डी वी निकालो, कोई फर्क नहीं है। वेरिएबल डमी होता है। डमी होने का मतलब ये है कि भाई इंटीग्रेशन तो फंक्शन का होता है ना, वो x के टर्म में आ जाएगा, x में पुट क्या करना है आपको, a और b। यहां पर फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन तो वही रहेगा। यहां चाहे साइन x लिखा होता, चाहे साइन टी लिखा होता, चाहे साइन v लिखा होता, निकल के तो माइनस कॉस ही आता। उसमें बाद में आपको क्या पुट करनी है, लिमिट पुट करनी है। इसका मतलब वेरिएबल तो गायब होना है, वेरिएबल गायब होना है, इसका मतलब कि वेरिएबल अपनी मर्जी के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अकॉर्डिंग टू और नीड, जो मर्जी आएगी वो लिख देंगे। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होना शुरू होता है जब सब्स्टिट्यूशन आ जाता है कि साइन एक्स को लिखा था टी और टी में इंटीग्रेशन किया और टी को लिख दिया वापस एक्स। ठीक है, ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है जब सब्स्टिट्यूशन आता है, लेकिन अभी नहीं, अभी उस पर बात नहीं करनी है। तो हो गई जी, क्या हुआ? अच्छा, प्रॉपर्टी थी ना पहले। दूसरी प्रॉपर्टी, पहली वाली तो सिंपल डमी वेरिएबल भाई। प्रॉपर्टी टू, ठीक है, प्रॉपर्टी टू है आपकी इंटरचेंजिंग द लिमिट्स। पहला डमी वेरिएबल, दूसरा क्या? इंटरचेंजिंग द लिमिट्स। कि अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर यहां पे लिखा हुआ है a से b में एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, अगर मैंने लिमिट्स को इंटरचेंज कर दी, अपर यहां लगा दी, लोअर यहां लगा दी, अपर नीचे लगा दी, लोअर ऊपर लगा दी, तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस साइन में एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इस बात के पीछे समझना कि एक डायरेक्शन ली जाती है, डायरेक्शन का कन्वेंशन है कि लेफ्ट टू राइट की डायरेक्शन ली जाएगी, आपका फंक्शन जा रहा है। ठीक है, अगर आप ए से लेकर बी के बीच के एरिया की बात कर रहे हो तो आप एरिया में इधर चल रहे हो। एक डायरेक्शन से एरिया लिया जाता है ऐसे करके कि ए से बी में यूं हम स्वीप कर रहे हैं ऐसे करके, एरिया स्वीप हो रहा है ए से लेकर बी तक का। ठीक है, ए से लेकर अगर सी तक होता है तो ये स्वीपिंग की डायरेक्शन होती है ऐसे करके। अगर मैंने बी से ए तक ले लिया है तो ये जो डायरेक्शन होती है ना मेरी, लेफ्ट टू राइट, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाने वाली, ये होती है पॉजिटिव वाली। अगर मैंने बी से लेकर ए तक ले लिया, इसका मतलब मैं स्वीप कर रहा हूं किस तरफ? उल्टी डायरेक्शन में। अगर उल्टी डायरेक्शन में ले रहा हूं तो एरिया कैसा आएगा मेरा? नेगेटिव एरिया आएगा। तो अगर आपको लिमिट्स इंटरचेंज करनी है तो आप क्या करोगे? माइनस साइन लगाओगे, या अगर माइनस साइन लगा हुआ है तो उसे हटाना चाह रहे हो तो लिमिट्स को क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो। कि अगर आपके पास माइनस साइन के साथ यहां पर आपके पास 0 2 3 लगा हुआ है, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, तो आप इसे किसी भी दिन 3 से लेकर 0 में एफ एक्स डी एक्स कर सकते हो। ठीक है, तो एक डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। बाकी अगर आप चाहो तो मैं इंटीग्रेशन लिख दूं उसका कि भाई ये जो निकल कर आएगा ये कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए निकल कर आएगा, और अगर माइनस हटा दूं तो ये जो निकल कर आएगा आपके पास, ये कैपिटल एफ ए माइनस कैपिटल एफ बी निकल कर आएगा, वो उसका क्या होगा? नेगेटिव होगा। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं, ये बेसिक बेसिक सी दो बातें। उसके बाद समझना, दो प्रॉपर्टी हो गई। दो प्रॉपर्टी के बाद हम एक चीज पढ़ते हैं कि सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, दो तरीके से सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। कि अगर आपके पास ये a से लेकर b में एफ एक्स डी एक्स पड़ा है, तो एक बात तो समझ में आनी चाहिए भाई कि ये दोनों जी दोनों किसकी वैल्यू होती हैं? x की वैल्यू होती है। ये दोनों x की वैल्यू होती है। ठीक है, आपका जो पहला तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन का, वो ये तरीका होता है कि आपने x को मान लो कोई t में सब्स्टिट्यूट कर दिया, gt। ठीक है, मैंने x को t में सब्स्टिट्यूट कर दिया ऐसे करके। अब आपके पास, अब आप एक टेबल बनाओगे साथ साथ, तो दो तरीकों में, एक तरीका ये होता है कि आप लिमिट चेंज करो, एक तरीका होता है कि आप लिमिट चेंज मत करो। दोनों तरीके होते हैं। मैं लिमिट चेंज वाला बता रहा हूं अभी, कि जैसे ही आपने x की वैल्यू gt रख दी, अच्छा x की वैल्यू तो a थी और x की वैल्यू तो b थी, ठीक है, आप यहां पर एक टेबल बनाओगे, एक टेबल, ठीक है, ये रहा x और ये रहा t। ठीक है, अरे भाई अगर x ये आ गया तो dx कितना आएगा आपके पास? g डैश t, और यहां पर dt आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब अब जो इंटीग्रेशन होने लगेगा वो यहां पर आपके पास आ जाएगा f के अंदर gt, ठीक है, और यहां पर निकल कर आएगा g डैश t, और यहां पर निकल कर आएगा dt। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है आपकी बार? t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। अगर t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, जब x के रेस्पेक्ट में हो रहा था तो ये लिमिट किसकी वैल्यू थी? x की वैल्यू। अब अगर t के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो ये लिमिट किसकी वैल्यू होनी चाहिए? t की वैल्यू होनी चाहिए, होनी चाहिए t की वैल्यू। अच्छा, तो यहां पर अगर आपने x और t रख दिया, अब जब x की वैल्यू a थी, हाँ भाई, जब x की वैल्यू a रखूंगा, x की वैल्यू a, तो t की वैल्यू कितनी आएगी? अरे x की वैल्यू अगर a रख दूंगा तो g इनवर्स a, g इनवर्स a।
अच्छा, जब इसकी वैल्यू बी रख दूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जी इनवर्स बी। इसको मैं अलग वैल्यू मान लेता हूं कि अब हमने मान लिया कि ये वैल्यू कितनी थी, सी थी, और ये वैल्यू कितनी थी, डी थी। ठीक है, ठीक है, ये सी से लेकर डी तक। तो ये आपने क्या किया कि लिमिट, आपने एक्स की जगह पर जीटी रखा। क्या जरूरत आ गई सर जीटी रखने की? अरे कभी कभी फंक्शन ऐसा होता है में सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। सब्स्टिट्यूशन किया आपने, सब्स्टिट्यूशन करने के साथ साथ क्या किया, एक वो ब्लॉक बनेगा, उसमें लिमिट चेंज होगी, ये होगा लिमिट इंटरचेंज करने का तरीका। बिल्कुल करते हैं, दोनों तरीके यूज करते हैं, जो आसान लगता है। अरे अच्छा बुरा क्या है, मतलब जिसमें जल्दी हो जाए वो भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, दोनों करेंगे। सी से लेकर डी तक ये आ गया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, अच्छा मेन बात क्या है कि इंटीग्रेशन का मेथड तो इंडेफिनिट ही है। इंटीग्रेशन का मेथड तो इंडेफिनिट ही है, वही लगाओगे। एक तरीका, दूसरा तरीका समझना। तो ये तो हो गया मेथड वन, जब आप लिमिट चेंज करते हो। ठीक है, आपने टी के रेस्पेक्ट में किया, टी के रेस्पेक्ट में फिर इंटीग्रेट करके कुछ आंसर आ जाएगा, फिर टी की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, सी और डी। कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर। अच्छा दूसरा मेथड देखो, मेथड टू में आपने एक्स को लिखा जी टी। ठीक है, आपका dx जो निकल कर आ गया वो g डैश टी dt निकल कर आ गया। आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, वी डू इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ऑब्टेन्ड फंक्शन। इंडेफिनिट मतलब कि इंटीग्रेशन के अंदर f के अंदर कितना है आपके पास, जी टी, जी डैश टी और डी टी। इसका मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर दिया भाई। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ही करना है। अच्छा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करके ले आया, वो किसके अंदर आएगा, टी में आएगा। वो अपने आप में कोई एक फंक्शन किसका निकलेगा, टी का निकलेगा। कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर। वो टी का फंक्शन निकला, सी नहीं पुट किया मैंने, मुझे पता है क्योंकि मैं लिमिट पुट करूंगा अभी, तो सी क्यू पुट करूंगा। ठीक है, मैंने लिमिट भी नहीं इंटरचेंज करी, मैंने लिमिट इंटरचेंज नहीं करी। लिमिट जो आपके पास ए से बी तक लिखी थी वो लिखी रही, लेकिन यहां नहीं लिख सकता क्योंकि ए और बी किसकी वैल्यू थी, एक्स की वैल्यू। आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, टी के रिस्पेक्ट में। आपने क्या किया कि टी तो सर डमी वेरिएबल होता है, इसको क्या कर दिया, टी की जगह पर क्या रिप्लेस कर दिया, एक्स रिप्लेस कर दिया, और फिर एक्स की लिमिट पुट कर दी, कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक। ठीक है, इस टी की जगह पर क्या रख दिया, एक्स रख दिया और एक्स की लिमिट रख दी। अरे सॉरी, वो तो सेम बात हो जाएगी। इस टी की जगह पर आपने लिखा यहां पर जी इनवर्स, ये दूसरा तरीका है। इस टी की जगह पर आपने लिखा जी इनवर्स, तो एफ के अंदर आपके पास जी इनवर्स एक्स लिखकर आया, जी इनवर्स, और इसमें आपने ए से लेकर बी तक की लिमिट पुट कर दी। करना वही पड़ेगा वापस आकर। डमी वेरिएबल तो इंटीग्रेशन होने से पहले है ना वो, यहां पे कर सकते हो वैसे वापस एक्स। ठीक है, फिर तो कोई मतलब नहीं ना सब्स्टिट्यूशन होता है। ये तो एक्स पुट कर दिया, एक्स की जगह यहीं पुट कर देते ऐसे भी। नहीं नहीं, बात यहां पर देखो, एफ के अंदर क्या पुट हो रहा है, जी इनवर्स बी और जी इनवर्स ए पुट हो रहा है। देखना यहां पर क्या पुट हुआ था, यहां पे आप टी की वैल्यू पुट कर रहे थे, तो टी की वैल्यू जी इनवर्स है और जी इनवर्स बी थी, वही पुट होंगी, वही लिमिट जो पहले पुट हुई थी। अच्छा, क्या बात वो तो है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या काम हमारा घट गया, क्या काम घट गया कि आपने ये जो ए और बी की वैल्यू थी, ठीक है, इनको चेंज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ी कि आप एक अलग से टेबल बनाओ यहां पर और इन्हें चेंज करो और टी की वैल्यू रखो निकालो, ये करने की जरूरत नहीं पड़ी, कर सकते हो। ठीक है, यहां पर आपने क्या किया कि फंक्शन तो टी का आएगा, टी के फंक्शन में वापस टी को सब्स्टिट्यूट कर दिया, टी की वैल्यू कितनी है, जी इनवर्स एक्स, और फिर एक्स की आपने लिमिट पुट कर दी ए से बी तक। तो एक काम बचा, लेकिन ये दूसरा काम बढ़ गया है ना, वापस सब्स्टिट्यूशन, बैक सब्स्टिट्यूशन का काम बढ़ गया। ठीक है, तो ये दो तरीके कि वापस कन्वर्ट करके कर लो। सब्स्टिट्यूशन की बात समझ में आई? करें क्वेश्चन। कि जीरो से इनफाइनाइट में आपके पास e की पावर में लिखा हुआ tan इनवर्स x और नीचे लगा हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना सिंपल क्वेश्चन आया देखो। अब ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो वैसे ही मुश्किल था इसका,
तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। मैं तो डायरेक्ट ई की पावर में टेन इनवर्स एक्स को टी मानने जा रहा हूं। ठीक है, अगर आपने टी माना है इसको तो आपका ई की पावर में टेन इनवर्स एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये निकल कर आएगा डी टी, आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब इंटीग्रेशन तो आपका बचा, इंटीग्रेशन डी टी का बचा। इस पूरे को ही मान लिया मैंने तो टी, या तो टेन इनवर्स को मान लो, किसको माना है? टेन इनवर्स को मान लो तो ई की पावर टी डी टी आ जाएगा। ठीक है, या फिर इस पूरे को मान लो तो ई की पावर में टेन इनवर्स का ई की पावर में टेन इनवर्स का वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, पूरा डी टी बन। मैं लिमिट बदल रहा हूं। हाँ भाई, ये आई एक्स की वैल्यू, ये आई टी की वैल्यू। जब मैं एक्स की वैल्यू कितनी रखूंगा? 0। बताओ भाई, जब मैं एक्स की वैल्यू 0 रखूंगा तो टी की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? अरे एक्स की वैल्यू 0 रखूंगा यहां पर, नहीं निकली, 1 आएगी। बताओ कितनी आएगी? 1। और जब एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट रखूंगा ई की पावर में पाई बाई 2। ठीक है, तो 1 से लेकर ई की पावर में पाई बाई 2 ये निकल कर आया। और टी का इंटीग्रेशन आपको पता है, टी ई की पावर 1 से लेकर ई की पावर में पाई बाई 2 कितना निकल कर आएगा? ई की पावर में पाई बाई 2 माइनस 1। ये जब x की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू 0, तो यहां होगा ना, ये रिलेशन है आपका। x की वैल्यू 0 पुट करने पे e की पावर 0 मतलब t की वैल्यू 1, x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करने में e की पावर पाई बाई 2। कोई परेशानी? तो dt का इंटीग्रेशन लेना था 1 से लेकर e की पावर पाई बाई 2 में, dt का इंटीग्रेशन t आ गया, उसमें t की लिमिट पुट कर दी, t की वैल्यू थी ना, t की लिमिट पुट कर दी। कोई परेशानी तो नहीं? अगला देखो क्वेश्चन, 3 से लेकर 8 तक, 3 से लेकर 8 तक साइन के अंदर अंडर रूट में x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में x प्लस 1 और dx। ठीक है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि अंडर रूट के अंदर x प्लस 1 को क्या मान लिया जाए? t मान लिया जाए। अगर अंडर रूट के अंदर x प्लस 1 को t मानूंगा तो 1 अपॉन 2 रूट x प्लस 1 dx को dt मान लूंगा, मतलब कि ये 2 dt आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर साथ साथ एक टेबल बना ली मैंने। ठीक है, ये आया x और ये आया t। x की जगह पर आपने क्या पुट किया? 3 पुट किया। भाई x की वैल्यू 3 थी, x की जगह 3 पुट करूंगा तो t 2 निकल आएगा। ठीक है, अच्छा x की जगह पर अगर 8 पुट करूंगा तो t 3 निकल आएगा। ठीक है, तो 2 से 3 की लिमिट जा रही है t में, तो इंटीग्रेशन में यहाँ 2 आया, यहाँ पर निकल कर आया साइन t और ये निकल कर आया dt। ठीक है, और 2 से लेकर 3 की लिमिट, तो साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है? कॉस 2 टाइम्स माइनस में कॉस t। लिमिट कहां से कहां रखने हो? 2 से लेकर 3 तक, तो कॉस 2 माइनस कॉस 3 2 के साथ। कोई परेशानी नहीं इसमें? सिंपल क्वेश्चन। ये तो लिमिट पुट करने वाले सीधे सीधे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कि 0 से 1 में आपके पास x के साथ 1 माइनस एक्स की पावर में कितना आया? n आया। अच्छा, ठीक है, dx की वैल्यू बतानी है आपको। इस क्वेश्चन एक तरीका तो है बाइनोमियल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो तरीका है। ठीक है, एक और सब्स्टिट्यूशन से क्या है तरीका? सब्स्टिट्यूशन तरीका ये है कि जिसके ऊपर n चढ़ा हुआ होता है, अगर उसके अंदर कुछ टर्म बैठे हुए हैं, इसके अंदर टर्म बैठे हुए हैं, तो आप इसको बाइनोमियल से खोलोगे तो इसके n टर्म्स खुलकर आ जाएंगे। इसको अगर मुझे सिंगल टर्म में कि ये ब्रेक ही ना हो पाए ऐसे कन्वर्ट करना है तो मैं 1 माइनस एक्स को t मान रहा हूं।
1 माइनस एक्स को टी मानना, अगर मैं 1 माइनस एक्स को टी मान रहा हूं तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 माइनस टी निकल कर आ रही है। देखना भाई ये बन गया मेरे पास 1 माइनस टी, ठीक है, और ये बन गया टी की पावर में n, ठीक है, और ये बन गया भाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस डी टी, माइनस डी टी आ जाएगी, आ गई, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहां पर 0 से 1 की लिमिट जा रही है, x की वैल्यू 0 से 1, तो सिंपल लिमिट है एकदम, ठीक है, ये x है ये t है, x की वैल्यू जब मैंने 0 रखी तो t 1 हो गया, जब x की वैल्यू 1 रखी तो ये 0 हो गया, ठीक है, तो ये 1 है और ये 0 है, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आपको पता है ये माइनस का dt लगा हुआ है, ये माइनस अगर यहां लगा हुआ है तो मैं क्या कर रहा हूं कि प्रॉपर्टी 2 लगा रहा हूं इंटरचेंजिंग द लिमिट की, ये माइनस साइन की वजह से क्या होगा, ये लिमिट चेंज हो जाएंगी, ये लिमिट चेंज हो गई आपके पास 0 से 1 में t की पावर में n माइनस में t की पावर में n प्लस 1 dt, ये t की पावर में n इन दोनों में मल्टीप्लाई हो गया, नहीं आ रही बात समझ में, ये इसमें क्या बड़ी बात थी, ठीक है, t की पावर में n का इंटीग्रेशन आप निकाल के लाओगे तो t की पावर में n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, माइनस साइन के साथ t की पावर में n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक, मतलब आपके पास जो आंसर निकल कर आना है वो 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस में 1 अपॉन n प्लस 2, जरूरत नहीं पड़ी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, उससे भी हो जाता फौरन। ठीक है, क्या होता है कि जिसके ऊपर पावर नहीं है अगर उसे मैं बाइनोमियल में कन्वर्ट करूं, जिसके ऊपर पावर है उस सिंगल टर्म में ले दूं तो आसानी होगी, क्योंकि इसको अंदर मल्टीप्लाई होना मुश्किल है लेकिन इसको अंदर मल्टीप्लाई होना बहुत आसान है, और हम ये चाहते हैं कि प्रोडक्ट ना आए हमारे पास, किसी तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाए इंटीग्रेशन में, क्योंकि इंटीग्रेशन का जो प्रोडक्ट रूल है बाई पार्ट्स वो है लेंदी, एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गया, अब इंटीग्रेशन बांट दोगे इधर, बात में क्लैरिटी, आगे बढ़ो, ठीक है, 0 से लेकर पाई बाई 2 में अंडर रूट के अंदर कॉस थीटा, ठीक है, और यहां पर लगा हुआ है आपके पास साइन क्यूब थीटा, और यहां लगा हुआ है डी थीटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बस कॉस थीटा को सिंपली दिख रहा है कि कॉस थीटा को टी मान लिया जाए, कॉस थीटा को अगर आपने टी मान लिया तो आपके पास साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू माइनस में डी टी आ जाएगी, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा जो बच गया आपके पास वो निकल कर आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और साथ साथ मैंने लिमिट भी बदल दी, ये रहा एक्स और ये रहा थीटा, हाँ भाई एक्स की वैल्यू नहीं सॉरी थीटा और टी, ये रहा थीटा और ये रहा टी, थीटा की वैल्यू जब 0 है, हाँ भाई जब थीटा की वैल्यू 0 है तो टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ सब्स्टिट्यूशन हुआ है ना, थीटा की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो टी की वैल्यू 1, अच्छा थीटा की वैल्यू जब पाई बाई 2 पुट करूंगा तो कॉस पाई बाई 2 बन जाएगा 0, पाई बाई 2 में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है, तो यहां आप पुट करोगे कितना 1 से लेकर 0 में अंडर रूट में टी, ठीक है, तो साइन एक साइन थीटा चला गया माइनस में dt निकालने में, और एक बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर dt, इस माइनस की वजह से लिमिट इंटरचेंज हो गई, 0 से 1 में आपके पास t की पावर है 1/2 माइनस में t की पावर है 5/2 dt, ठीक है, ये t की पावर है जो 1/2 आया है ये बनकर आएगा t की पावर में 3/2 और यहाँ पर 3/2 माइनस में ये t की पावर में निकल कर आएगा 7/2 अपॉन यहाँ पर 7/2, कहां से कहां तक की लिमिट 0 से 1 तक की, तो 2/3 माइनस 2/7 आया क्या, एट बाई 21, सिंपल क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का, कोई प्रॉब्लम, सब्स्टिट्यूशन के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, कैसे सब्स्टिट्यूशन करें, फौरन दिखना चाहिए कि कॉस रखते ही एक तो साइन मिल जाएगा डी थीटा के लिए और एक साइन स्क्वायर बचेगा जो कॉस के साथ कन्वर्जन हो जाएगा जिसका, ठीक है, वो इंटीग्रेशन में 1 से लेकर e की पावर में 37 में, ठीक है, ये पाई साइन के अंदर, ये आईआईटी का क्वेश्चन है पुराना 1997 का, पाई ln x
अपॉन एक्स डी एक्स की वैल्यू 1 से लेकर ई की पावर में 37, ये लिमिट लगी हुई है। कोई परेशानी नहीं है, तो जब एल एन एक्स पड़ा हुआ उसका डेरिवेटिव नीचे पड़ा हुआ है साइन एक्स, आपको अच्छे से पता है कि पाई एल एन एक्स पूरे को मान लिया मैंने, पाई एल एन एक्स को टी मानोगे तो पाई बाई एक्स डी एक्स पूरा का पूरा कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। जैसे ही आपने ये लिखा उसी के साथ आपने एक टेबल बना ली कि ये रहा एक्स और ये रहा टी। हाँ भाई, एक्स की वैल्यू जब 1 पुट करी गई, एक्स की लोअर लिमिट 1 थी तो 0 हो गया टी, तो ठीक है। अच्छा, एक्स की वैल्यू जब ई की पावर में 37 पुट करी गई, एक्स की वैल्यू जब ई की पावर में 37 पुट करी गई तो 37 पाई बन गया, ठीक है। तो ये आपका 0 से लेकर 37 पाई, ठीक है, पाई बाई एक्स तो dt में चला गया, ये साइन के अंदर t बैठा हुआ है, हो गया ये है साइन टी dt, साइन टी का निकल कर आएगा माइनस में कॉस टी, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 37 पाई तक, माइनस साइन में कॉस के अंदर 37 पाई निकालेगा -1 और माइनस में वो निकालेगा 1 2 आएगा, माइनस बाहर निकाल लिया, ऑड पाई है, ऑड पाई कॉस का -1 निकालेगा, 0 उसका 1 निकालेगा 1997 में। ये लिखवाना बहुत मुश्किल है इसके अंदर भैया, इतने क्वेश्चन आएंगे इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, जीरो से 1 में 2 टाइम्स ई की पावर में 2x प्लस 1 प्लस में 3 प्लस x के साथ लगा हुआ है ई की पावर में x अपॉन ई की पावर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, साथ में मल्टीप्लाई होता हुआ ई की पावर में x प्लस x प्लस 1 का भी होल स्क्वायर dx, ठीक है। एक सेकंड करना, पानी लेकर आया, ब्रेक नहीं है बिल्कुल, हाँ पानी लेना, ब्रेक नहीं है। ठीक है, देखो क्या है कि ऐसे दिखता नहीं है जब तक कि प्रोडक्ट ना किया जाए, बहुत मुश्किल है कि डायरेक्टली दिख जाए, तो ऊपर भी प्रोडक्ट ले लेते हैं एक, कि 2 टाइम्स ई की पावर में 2x प्लस में 3 टाइम्स ई की पावर में x प्लस में x ई की पावर में x प्लस 1 तो ऊपर पड़ा हुआ है, नीचे ये दोनों स्क्वायर हो रहे हैं टर्म, इन दोनों लीनियर, इन दोनों मतलब इन दोनों टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करके पूरे का स्क्वायर ले लेता हूं, तो ई की पावर में निकल कर आएगा 2x प्लस में x ई की पावर में x प्लस में ई की पावर प्लस 2 टाइम्स ई की पावर में x प्लस 1 प्लस x प्लस 1, ये आ रहा है क्या, ई की पावर में 2 जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, x ई की पावर में जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, वो 2 टर्म का निकला, 6 टर्म निकलने चाहिए टोटल, हाँ ठीक है 6 टर्म आए, ठीक है। यहां पर अगर डिनोमिनेटर को अब देख लो आप, डिनोमिनेटर को, तो इसको e की पावर में 2x प्लस में x e की पावर में x प्लस में 2 टाइम्स e की पावर में x प्लस x प्लस 1 को मैंने t मान लिया, इसको t मानते ही आपने जब डेरिवेटिव लिखा तो 2 टाइम्स e की पावर में 2x प्लस में x e की पावर में x का डेरिवेटिव, x e की पावर में x प्लस में e की पावर में x प्लस में 2 टाइम्स e की पावर में x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो देखो 2 टाइम्स e की पावर में कहां गया, 2 टाइम्स e की पावर में 2x और e की पावर में x और 2 e की पावर में 3 e की पावर में x प्लस x e की पावर में x प्लस 1, ये बन गया आपका dt, नीचे पड़ा हुआ t स्क्वायर, इंटीग्रेशन में लिमिट, अब इसमें क्या करते हैं, लिमिट चेंज ना करें तो अच्छा है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, लिमिट अभी रखते नहीं है। कितना निकल कर आया आपके पास, -1/t निकल कर आया, -1/t, -1/t का मतलब -1 अपॉन 2 e की पावर में 2x प्लस में x e की पावर में सॉरी -1 का मतलब e की पावर में 2x प्लस में x e की पावर में x प्लस में 2 e की पावर में x प्लस 1,
इसके अंदर लिमिट पुट करनी है 0 से 1 की, टी की वैल्यू पुट कर दो, 0 से 1 की लिमिट पुट कर दो, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। टी की वैल्यू पुट करने, मैंने लिमिट चेंज नहीं करी इसके अंदर मुश्किल लग रहा था थोड़ा सा, तो लिमिट चेंज करना अच्छा नहीं समझा हमने। कोई परेशानी तो नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन थोड़ा बेहतर क्वेश्चन है। अगर आपके पास डी एफ एक्स बाई डी एक्स की वैल्यू ई की पावर में साइन एक्स बाई एक्स जब आपका एक्स ग्रेटर देन 0 है एंड 1 to 4 सॉरी 3 बाई एक्स ई की पावर में साइन एक्स क्यूब डी एक्स, ये वैल्यू अगर आपके पास एफ के माइनस में F1 आ रही है, एफ के माइनस एंड देन के इज इक्वल टू, ठीक 3 बाई एक्स है ना, क्या हो गया? तो के की वैल्यू बतानी है आपको, सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन का पूरे तरीके से। ये इंटीग्रल जो है ना, ये एफ, ये डेरिवेटिव उसके बराबर है, ठीक है। इसका मतलब समझना कि आपके पास इंटीग्रेशन सॉल्व करने का तरीका दे रखा है इन्होंने, कि वो कैपिटल एफ क्या है, कि आपके पास ये जो एफ एक्स लिखा हुआ है, ये आपके पास इंटीग्रेशन में ई की पावर में साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स है, यही तो है, यही तो। अरे भाई ये इसका डेरिवेटिव, कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव अगर ये, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है। तो इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। इसका इंटीग्रेशन निकालने का मतलब क्या है? इसका इंटीग्रेशन निकालने का मतलब है कि ई की पावर में साइन एक्स होता और यहां एक्स होता तो इंटीग्रेशन लिख पाते ऐसा, तो उस टाइम पे यहां 4 पुट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है आपके क्वेश्चन में। आपके क्वेश्चन में एक्स क्यूब दे रखा है, यहां एक्स दे रखा है, एक्स क्यूब। एक सब्स्टिट्यूशन तो दिख रहा है मुझे कि काश यहां पर अगर सिंगल वेरिएबल हो जाए, कि जो वेरिएबल ई की पावर में साइन के अंदर बैठा है वही यहां बैठ जाए अगर, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो हमने एक काम किया, एक्स क्यूब को टी लिख दिया, ठीक है। आपने क्या किया, एक्स क्यूब को टी ले लिया। अगर आपने एक्स क्यूब को टी ले लिया तो आपको पता है 3x स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, dt आ गई। यहां से मैं dx की वैल्यू मैं लिख रहा हूं dt अपॉन 3dx की वैल्यू, इस बात पे ध्यान देना बस, ठीक है। dt अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स में ही लेके चल रहे हैं अभी। आपके पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है 1 से लेकर 4 का, 3 टाइम्स ई की पावर में साइन के अंदर एक्स क्यूब अपॉन एक्स, और यहां पर लिखा हुआ है dx इज इक्वल टू दे रखा है कुछ f के माइनस में f1, ठीक है। अच्छा, अगर आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो एक्स क्यूब को टी, तो देखना भाई, ये 3d एक्स क्यूब को टी पुट कर रहा हूं तो e की पावर में साइन टी आ गया। ये 3dx की वैल्यू आपके पास dt बाई एक्स स्क्वायर आ चुकी है, एक एक्स पहले से पड़ा था, वो dt बाई एक्स स्क्वायर यहां पर आ चुका है, ठीक है। अभी इतनी बात ही सब्स्टिट्यूट करिए सिर्फ। अच्छा, इसके अंदर आपको पता है कि अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हो तो जो लिमिट पुट हो रखी थी, ये x की वैल्यू थी, ये t की वैल्यू थी, x की वैल्यू 1 और 4 पुट हो रखी थी, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 और 64, 1 से लेकर कहां तक चलेगी, 64 तक। भाई t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ना। अच्छा, उसके बाद अगले स्टेप में इसके अंदर एक्स क्यूब को डी, 1 से लेकर 64 में आपके पास ई की पावर में साइन टी पड़ा हुआ है और यहां पर टी पड़ा हुआ है, ये एक्स क्यूब आ गया और एक्स क्यूब की वैल्यू को वापस टी रख दिया। और अगर ये लिखा हुआ है तो आपको पता है इसका इंटीग्रेशन तो आपके पास एफ के अंदर 64 माइनस में एफ के अंदर 1 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसी का तो इंटीग्रेशन ई की पावर में साइन टी बाई टी। डमी वेरिएबल क्या कहता है कि भाई, कि अगर आपके पास ई की पावर में साइन एक्स बाई एक्स, अगर आप एफ एक्स लिख रहे हो तो ई की पावर में साइन टी बाई टी डी एक्स को आप क्या लिखोगे, एफ टी लिखोगे, और टी की वैल्यू 1 से लेकर 64 तक जा रही है, तो एफ 64 माइनस में एफ 1। सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन, एक से 1 से लेकर 64 तक आपने
इसलिए ये वाली चीज होती है कि लिमिट भी आपको निकालनी आनी चाहिए अलग से। आप हर बार फंक्शन नहीं पुट कर सकते, क्योंकि फंक्शन तो मुश्किल से दिया जाता है। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो, अगर बहुत ही प्रॉपर्टी लगवाने चाह रहे हैं तब करते, एनालिसिस वगैरह करवाते रहते हैं ऐसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम टाइप का एक और क्वेश्चन देख लो भाई, जो आईआईटी ने पूछा था। इफ डी एफ एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर में साइन एक्स बाई एक्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये जो आपका एक्स पॉजिटिव है, एंड इंटीग्रेशन में 1 से लेकर 4 में 2 बाई एक्स ई की पावर में साइन एक्स स्क्वायर, क्या निकालना है। ठीक है, इज इक्वल टू एफ के माइनस एफ वन। ठीक है, देन के इज इक्वल टू कितना बोला, 16। सही है, अभी तो वो सेम पैटर्न है इसका स्क्वायर हो जाएगा। सेम पैटर्न, ये 97 में आईआईटी ने पूछा था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, दोबारा लिखने का दिल भी नहीं चाह रहा, लेकिन उसमें उसमें सब्स्टिट्यूशन करना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू को क्या लिखोगे, टी रखोगे, यहां पर आपके पास एक्स, ये 2dx की वैल्यू dt बाई एक्स आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे e की पावर में साइन टी बन जाएगा। ठीक है, यहां dt बन जाएगा, और यहां पर आपके पास x के साथ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा लिमिट पुट होगी 1 से लेकर 16 तक की, और इसकी वैल्यू को वापस t बना दोगे, तो इंटीग्रेशन में 1 से लेकर 16 तक e की पावर में साइन टी dt, और यहां पर t। उसमें एक बात समझ में आनी चाहिए पहले कि ये जो चीज दे रखी है इन्होंने, ये इन्होंने एक ये चीज दे रखी है, फिर से लिख देता हूं भैया, कि इंटीग्रेशन में e की पावर में साइन एक्स अपॉन एक्स dx की वैल्यू इन्होंने fx दे रखी है। इसका डेरिवेटिव अगर वो है तो उसका इंटीग्रल ये भी लिखने का एक देने का तरीका होता है। अरे क्या करूं, थोड़ी सी एकदम से भी तकलीफ हो गई। क्लास छोड़ दे, तो ना 3-4 क्वेश्चन साथ में कराने होते हैं। अच्छा ठीक है, चलो चलो कल शुरू करेंगे इसी में, अपर लिमिट लोअर लिमिट में।